इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ था। पिछले साल वहाँ किसानों को वहाँ के प्रशासन ने पूरी तरीके से पीटा। सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो पता चले किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो सारे आंसर और सारी चाबियां सरकार के पास है। तो ये सरकार कागजों में और आंकड़ों में खेल करने में माहिर है। एमएसपी एक बड़ी समस्या है कि हम क्या उगा रहे हैं, उसका क्या रेट होगा। इस देश का किसान देहरादून नहीं जा सकता, इस देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश का किसान लखनऊ नहीं जा सकता। अगर वो निकलेगा तो उसके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, उनके ऊपर लाठियां चलेंगी, रबर की गोलियां चलेंगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे। ये इस देश में हो रहा है। अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ भी लगाया 50% हम लोग के ऊपर। या कृषि मंत्रालय को ही पूरा पावर आप दे देंगे। ऑर्गेनिक 10 साल का बच्चा हार्ट अटैक आ जा रहा है। सरकार को बदनाम करते हैं अधिकारी, क्योंकि काम पूरा अधिकारी करते हैं, सरकार को कुछ नहीं पता। आज का कंटेंट काफ़ी खास होने वाला है। हम हैं प्रयागराज में और हमारे साथ हैं किसान नेता अनुज सिंह जी। तो हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप जो है कि प्रयागराज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जो है कि स्टेटस देखते रहते हैं कि आप लोगों ने किसानों के लिए काम किया। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किसान नेता बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। देखिए, किसान नेता मैं तो नहीं मानता कि हम लोग किसान नेता हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप को किसानों का एक सेवक मानता हूँ। उनके लिए आंदोलन करना, क्योंकि मैं खुद उसी माटी से, उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। और मतलब बचपन से कभी ऐसा कोई साल नहीं गया होगा, कोई ऐसी फसल नहीं गई होगी जिसमें मेरी भूमिका ना रही हो। चाहे वो गाँव के परिवेश में देखें या शहर में आए, तो शहर में हमारे पास जो भी ज़मीनें हैं उसमें हमेशा खेती किसानी से जुड़े रहे। तो इसकी एक एक दिक्कतों को, एक एक चीज़ों को जानते रहे। तो इसको लेकर के हमेशा इसमें काम किया हमने। और फिर जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ था। तो उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे वो। तो पेपर में आर्टिकल वगैरह सब आता रहता था, उनको अध्ययन किए। अध्ययन करते करते फिर भारतीय किसान यूनियन के बारे में हमने जाना। उनकी डेथ हुई तो उनके बारे में बहुत दिनों तक मीडिया में चलता रहा। तो वहाँ से सब जानते जानते फिर एक अंदर से सेवा भाव वो हुआ कि वाकई, चूंकि मैं उस दुख को, उस दर्द को कुछ समझता हूँ कि किसान किस तरीके से कहाँ तक झेलते हैं उन चीज़ों को। किसानों की एक एक चीज़ें मुझे पता है, कहाँ उन्हें असुविधा होती है, क्या दिक्कत होती है। तो उन सब चीज़ों को करके फिर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े। उसमें आज मैं 15 साल की सेवा दे चुका हूँ, 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ संगठन में। तो मूवमेंट करते करते किसानों के, क्योंकि मेरा खुद का सुख दुख था, तो उनके दुख दर्द में शामिल हुआ। क्योंकि सेम चीज़, जिस चीज़ से वो पीड़ित हैं, उसी चीज़ से देश का हर एक किसान पीड़ित है। और मैं भी किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं भी किसान हूँ, तो मुझे भी उन चीज़ों का एहसास है। तो किसान सेवा में लगे रहे, फिर आंदोलन तमाम होता रहा, करते रहे, करते करते आज इस तरीके से है कि हाँ, यहाँ एक मजबूत टीम है जो किसानों के मुद्दों को लेकर के, प्रयागराज हो गया, कौशाम्बी हो गया, फतेहपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, आपका लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, उधर श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, ये सब तमाम जगह, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, इन सब जगहों पे अपना मूवमेंट चलता रहता है। क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मैं जो है कि खुद भी खेती करता हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे। तो आज की डेट में आप किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मानते हैं? मैं खुद जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो आपने जैसा कहा, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि आप जैसे यूथ हैं, कम से कम जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम तो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे उन किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग का योगदान बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित तौर पे किसान का, मेरा वर्ग को कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलता है। देखिए, जो किसानों की मुख्य समस्या है, मुझे जो लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर किसानों की समस्या है कि उसकी फसलों का भाव नहीं मिलता। अगर फसलों की भाव मिलने लगे तो निश्चित तौर पे किसानों की 70% समस्याओं का समाधान हो जाए। सरकार प्रोडक्शन पे तो काम करती है कि विदेश से कंपनियां ला करके और
सब मॉडिफाइड सीड्स ले आती है कि हाइब्रिड सीड्स रहेंगे तो उनका उस पर पैदावार ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है तो आप जो है उसका भाव गिरा दे रहे हो, उससे किसान को नुकसान हो रहा है। किसान की लागत उतनी ही है लेकिन उसको भाव नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन ये सरकार, हिंदुस्तान की सरकार फसलों के भाव पे काम करना शुरू कर देगी, निश्चित तौर पे जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा और किसान एक खुशहाल जीवन की तरफ आगे बढ़ेगा। किसान उगाने को तो सोना भी उगा ले, लेकिन वही बात है कि सरकार जो है कि रेट तो दे पहले। अगला प्रश्न हमारा ये है कि खेती में खाद, बीज और अन्य चीजों की महंगाई किसानों के जेब पे कितना असर डाल रही है? देखिए, समस्या वही है जो मैंने कहा कि फसलों का भाव मिल नहीं रहा है, लेकिन उर्वरक का और सीड्स का जो कंपनियां हैं प्राइवेट, वो इतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ाती हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब चीज़ें होनी चाहिए। सरकार जब इन कंपनियों को अनियंत्रित छोड़ देगी, सरकार का कोई होल्ड नहीं रहेगा, तो उर्वरक के भी रेट बढ़ेंगे और बीज के भी रेट बढ़ेंगे, और वही जब फसल तैयार होगी किसान के खेत में तो उसके भाव जो ये घटा देंगे। हम लोग का जो मूवमेंट चल रहा है पिछले 35 वर्षों से भारतीय किसान यूनियन का, वो इसी बेस पे है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो आते हैं, जीएम सीड्स, उसका हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वो सीड्स जिस दिन हिंदुस्तान में आ गया तो वो इतना ज़्यादा भयावह स्थिति होगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो भी नियम कानून अगर किसानों के विरोध में बनता है तो भारतीय किसान यूनियन उसका विरोध करती है, और अगर किसानों के हक में सरकार फैसले लेती है या नियम कानून लाती है तो हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं। अभी अमेरिका से दूध के करार पे और कृषि फील्ड में हमारे देश की सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने, इन्होंने उसका विरोध किया, उसको उस पर एग्री नहीं किया। तो पूरे देश के किसानों ने स्वागत किया, सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इसके एवज में अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ भी लगाया 50% हम लोग के ऊपर। तो इस टैरिफ का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। जब वो हमारी चीजों पर टैरिफ लगा रहे हैं तो जितने भी अमेरिका के यहाँ चीजें, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, तमाम चीजें जो अमेरिकी कंपनियां हैं, यहाँ से अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं। तो लोगों को इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग इसका बाइकआउट करिए। टिकैत साहब हर अपने भाषण में कहते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं, हर गाँव में, हर मोहल्ले में कहते हैं कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसको आप बाइकआउट करो, क्योंकि ये पूरा अपने देश का पैसा बाहर जा रहा है। आप उसकी जगह जो दूध है, जो मट्ठा है, जो दही है, उसको आप प्रमोट करो, उसका आप यूज बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खासतौर से जो दूध के किसान हैं, जिनका दूध 20 रुपए 25 रुपए लीटर जा रहा है, वो रेट बढ़ेगा। अगर कोल्ड ड्रिंक जहर 45 रुपए लीटर बिक सकता है तो हमारा दूध भी 45 से 50 रुपए लीटर किसान के घर से बिकना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि किसान के घर से जो दूध है वो 20 रुपए 25 रुपए, कहीं कहीं 30 रुपए लीटर जाता है। लेकिन उस वही जब अमूल के डेयरी में चला जाता है, मदर डेयरी में चला जाता है, पारस डेयरी में चला जाता है, श्याम डेयरी में चला जाता है, तो 65 और 70 रुपए हो जाता है। उसको भी उन लोग कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, टोन्ड। तो ये सब बेवकूफ बना करके चीजें हमारी ही हैं। उसमें बहुत ढेर सारा कॉन्टेमिनेशन भी करते हैं, मिलावट करते हैं। उसके बाद भी वो ले रहे हैं 60 रुपए 70 रुपए का रेट, और किसान के पास वही दूध है तो उसका भाव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो महंगाई है वो कंट्रोल होगी जब सरकार उन कंपनियों के ऊपर अपना होल्ड रखेगा। अगर सरकार फ्री हैंड छोड़ देगी तो कंपनियां तो बैठती हैं गर्दन काटने के लिए, वो गर्दन काट करके चल देंगी। अब जो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं उसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि बिजली और सिंचाई पे आपका क्या कहना है, क्योंकि पूर्वांचल में तो एकदम खराब ही स्थिति है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पीड़ित हूँ बिजली और सिंचाई से, कि मतलब हमारे खेत में इन दोनों की समस्या है। देखिए, सिंचाई पे सरकार को काम करना होगा। जैसे पहले की सरकारों ने तमाम सरकारी ट्यूबवेल लगवाए, बहुत सी नहरें निकाली गई। तो जिस क्षेत्र में भी दिक्कतें हैं इस तरीके की, वहाँ पे सरकार को काम करना होगा। और सिंचाई की व्यवस्था वाकई बहुत जगहों पे बहुत जर्जर है। चाहे वो नहरों की अगर बात करें तो पंप 4 लगे हैं नहरों में, चालू एक रहता है। बहुत सी नहरें हैं, मतलब 70% नहरें ऐसी हैं जो अपने क्षमता से कम पंप से चल रही हैं और टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचा पाती हैं। तो पानी की, जब किसान को सिंचाई की
सुविधा नहीं रहेगी तो कहाँ से अपना फसल, वो तो वैसे ही मर रहा है, घाटे की खेती कर रहा है, उसमें अगर उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी बिजली की, पानी की, तो वो दिक्कत होगी, फेस होगी। और ये सारा सब कुछ किसान के ऊपर आप मत देखिए, जब किसान कमजोर होगा तो निश्चित तौर से इसका असर देश पे भी जाएगा, देश भी कमजोर होगा। देश की सरहदों पे जो सुरक्षा कर रहे जवान वो भी किसान परिवार से हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। और रही बिजली की बात, तो बिजली के मामले में सरकार ने तय कर लिया है कि बिजली इतनी महंगी कर देनी है कि कोई बिजली का कनेक्शन लेना ही, सब लोग कटवा दे अपने घरों से। उसी का ये परिणाम है कि सरकार इसको प्राइवेट करने जा रही है और प्राइवेटाइजेशन पे, उसके निजीकरण पे पूरे देश में विरोध चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब एक दिन में हट जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे जियो आया तो जियो ने क्या किया कि पहले कुछ दिन मुफ्त उसने दिया, हाँ। अब उसके मुफ्त की वजह से BSNL हो चाहे और भी कंपनियां हो, आपको याद होगा कि एक समय 30-35 कंपनियां थी कम्युनिकेशन में। अब क्या है कि सब खत्म हो गया, 2-3 बचे हुए, एक BSNL थोड़ा थोड़ा स्टैंड करने लगा और जियो आपका है और एयरटेल हो गया, बस 3 ही कंपनियां बची। और BSNL जियो ने जब स्टार्ट किया था तो BSNL से 1750 करोड़ रुपए में अपना डील किया था कि आपके टावर्स को हम यूज करेंगे। वो 1750 करोड़ देश का आज भी जियो ने नहीं दिया BSNL को। तो जैसे उसने एकाधिकार किया और आज सारी कंपनियां बंद हो गई, तो बिजली का जब निजीकरण होगा तो बिजली के निजीकरण में भी यही होगा कि सारी कंपनियां, सरकार की जो एजेंसी है वो पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएगी, बैठ जाएगी। और जिस दिन ये इस चीज को करने में कामयाब हुए तो आज जो बिजली 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए यूनिट अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्चे के हिसाब से मिल रही है, तो वो हो जाएगी 20 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए यूनिट। तो उस समय फिर ना तो सरकार के नियंत्रण में कुछ रहेगा और ना पब्लिक के नियंत्रण में कुछ रहेगा। तो बिजली के निजीकरण का हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार से जब भी वार्ता होती है, जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमेशा सरकार से 2-2 बात होती है, 2-2 हाथ होता है। और ये मुद्दा एक दिन का नहीं है, ये मुद्दा आता रहेगा, जाता रहेगा, इस पे हमेशा लड़ने की जरूरत है। तो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हर किसान तक पहुंचाना होगा और हर आदमी को आपसे जोड़ना होगा। जब इस देश का किसान मजबूत होगा, किसानों का मूवमेंट मजबूत होगा, तब जाके किसानों की स्थिति सुधरेगी। और निश्चित तौर पे जो भारत की GDP की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश का किसान, वो और मजबूती के साथ उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो किसानों को मंडियों में सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये हमें आज तक सही से समझ में नहीं आया। देखिए, किसानों को मंडियों में दाम इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि किसान के हाथ में कुछ है ही नहीं मंडी में। किसान अपनी उपज को मेहनत करके अच्छा उगा तो सकता है अगर भगवान की, ऊपर वाले की, प्रकृति की उसके ऊपर दया दृष्टि रही तो, लेकिन जैसे ही वो मंडी जाता है बिल्कुल असहाय हो जाता है। वहाँ जो बिचौलिए हैं, जो आढ़त का सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा गहरी जड़ें अपनी जमा चुका है कि किसान को जाते वो किसी भी आढ़त के यहाँ जाएगा, उनके यहाँ यूनिटी इतनी है बिचौलियों के अंदर कि एक रेट डिसाइड कर देंगे, आपको अपना ऐसे ऐसे उंगली दाबेंगे और वो रेट जो बता देंगे, मजबूरी में उसको उसी पे बेच के आना पड़ता है। ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जब तक बिचौलिए बीच में रहेंगे तब तक किसानों का भाव उन्हें नहीं मिलेगा। किसान 4 महीने मेहनत करके अपने फसलों में जितना पैसा नहीं कमाता, उससे कई गुना ज्यादा बिचौलिए कमाने का काम करते हैं। तो मतलब जैसे कि सरकार तो तय करती है कि एक MSP तय कर देती है, लेकिन उस पे तो बिकती ही नहीं है। सरकार तो MSP पे खरीद ही नहीं रही है, ना उसके लिए कानून बना रही है। इसी चीज की तो लड़ाई है पिछले 35 साल से कि भाई जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई कि MSP इज मस्ट, MSP बिल्कुल जरूरी है किसान को, और C2+50 पे जरूरी है। अभी तो A2+FL पे मिल रहा है, अभी A2+50 पे मिल रहा है, हमें C2+50 पे चाहिए जो भाव हमारा है। अभी तो ये उसी में नहीं दे रहे, 6% 7% खरीद करते हैं और मजाक बना करके रखा है। बिचौलियों की सिस्टम को सरकार को खत्म करना पड़ेगा, मंडियों को और मजबूत करना पड़ेगा और MSP गारंटी कानून इस देश में लाना होगा। तब जाके इस देश का किसान मजबूत होगा, इस देश के किसान के घरों में पलने वाले नौजवान मजबूत होंगे, जो देश की सेवाओं के लिए तमाम जगहों पे अपना जाते हैं, सेवाएं देते हैं। चाहे वो सरहदों की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो सिविल पुलिस की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, कहीं की भी बात हो, जब तक किसान का घर मजबूत नहीं होगा, किसान का खेत मजबूत नहीं होगा, किसान की फसलों का दाम उसको नहीं मिलेगा, तब तक इस देश की व्यवस्था इसी तरीके से लचर पचर चलती रहेगी।
मैंने सारे सवाल जो है कि अच्छे से नोट कर रखे हैं ताकि एक एक चीज़ आपसे पूछी जाए। तो अगला सवाल हमारा ये है कि छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? सरकार जो है छोटे और सीमांत किसानों को ढेला मार रही है। ढेला समझते हैं? ढेला मार के उन्हें ख़त्म करना चाहती है। और उसका अभी ताज़ा उदाहरण जो है, जो देश में तीनों कृषि कानून आए, जिसके विरोध में इस देश का पूरा किसान एकजुट हुआ और एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद वो तीनों कृषि कानून वापस हुए। ठीक है, उसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि जो छोटी फार्मिंग है, जो छोटे किसान हैं, सरकार उनको ख़त्म करना चाह रही थी। और जैसे ब्राज़ील में और अमेरिका में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ में खेती करती है, फार्मिंग करती है, वो खेती का मॉडल यहाँ लागू करना चाहती थी। तो सरकार की जो नीयत है वो उसी काले कानून से, जिसका विरोध हुआ, एकदम स्पष्ट था कि सरकार का जो पहला टारगेट है वो सीमांत और छोटे किसान है, लघु किसान है, जिनको सरकार फूटी आंख नहीं देखना चाहती। ना तो उनके लिए कोई स्कीम आती है, ना तो उन पे सरकार काम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो खेती का सेक्टर है उसको भी उनके जो चहेते उद्योगपति हैं वो उस पर कब्जा कर ले, और देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से अपने ही खेतों में, जिसका वो सदियों से मालिक है, जिसके पूर्वज उसके मालिक थे, आज वो खुद उसमें मालिक है, उसमें वो 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी करने को मजबूर हो जाए। जी, तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये मतलब शुरू से ही रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या इससे वाकई में किसानों को लाभ मिला है क्या? मतलब आप अपने एंड से बताइए। किसानों को लाभ नहीं मिला, किसानों की जेब में चपत लगी है। किसानों से पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन आप बता दीजिए कि 2% भी ऐसे किसान बता दीजिए जिनको उसका लाभ मिला हो। जी, लाभ नहीं मिलता। जब फसलों का नुकसान हो जाएगा तो आप जहाँ जाओगे वो अगला दरवाज़ा दिखा देगा, अगले टेबल का आपको रास्ता बता देगा कि वहाँ जाओ। वो जाओगे वो दूसरी जगह भेज देगा, वहाँ जाओगे तीसरी जगह भेज देगा। आप ऐसे चक्कर काटते काटते तब तक अगले फसल का सीजन आ जाएगा। आप उसको बोइए, फिर पिछला भूल जाइए, फिर अगले बार नुकसान हो रहा है उसके लिए लड़िए, फिर तब तक नई फसल तैयार हो जाएगी, फिर उसके लिए लड़िए। सिर्फ वो गोल गोल चक्कर है जो चलता है, और वो पैसा केवल कंपनियां, और कंपनियों के जरिए जो है वो जो पार्टियां होती हैं, सरकार में जो सत्ता में पार्टियां होती हैं, उनको फंडिंग का काम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई लाभ मिलता है, मुझे तो आज तक नहीं मिला। बहुत सी फसल का नुकसान हुआ, साल भर में एक आध फसल तो नुकसान हो ही जाती है, लेकिन कभी नहीं मिला। नहीं, हमारे वीडियो पे भी कमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं कि भैया इसको कैसे क्लेम करना है, मेरी फसल का बीमा नहीं क्लेम हो रहा है। और मैंने अंदर से भी सुना है, क्योंकि मेरे जो एग्रीकल्चर कलीग्स थे वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सीधा ये बताया कि इन लोग का पहला मोटिव ही यही होता है कि क्लेम नहीं पास करना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्लेम नहीं पास करना है, क्योंकि अगर आप क्लेम पास कर दिए तो आपको और लोगों का भी क्लेम पास करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी घाटे में जाएगी, और कोई भी बिजनेस घाटे का सौदा करना नहीं चाहती। हाँ, सही बात है। जी जी, क्योंकि देखिए वो जानते हैं कि किसान जो है वो कमजोर वर्ग है जी। किसान जो है सीधा वर्ग है। जैसे शंकर जी है ना, सीधे भोले कहा जाता है, भोला उनका नाम ही है, भोले हैं वो। वैसे किसान भी इस देश का उन्हीं का बहुत भक्त है और बिल्कुल भोला है। वो भूल जाता है, माफ कर देता है चीजों को कि चलो ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारा भाग्य थोड़ी ले गया। खेत है, हाथों में भगवान ने ताकत दे रखा है, पूर्वजों ने हुनर दे रखा है, फिर से खेती करेंगे। नहीं मिला एक सीजन, 2 सीजन, अगले सीजन। आप तभी तो देखिए कि ये ऋषि और कृषि का देश, जिसको ऋषियों ने बचाया, कृषकों ने बचाया, वो कृषक हर साल घाटे की खेती करते हैं, हर साल घाटे की खेती करते हैं। वो यहाँ तक मजबूर हो जाता है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, लेकिन वो कभी खेती बंद नहीं करता। खेती वो करता रहेगा, वो खुद मर जाएगा, उसके बच्चे खेती करेंगे उसी में, लेकिन खेती जो है चलती रहेगी। खेती नहीं बंद होती, इसलिए नहीं बंद करता, वो जान रहा है कि इसमें मुझे नुकसान है, घाटा हो रहा है, लेकिन फिर एक नज़र से वही किसान ये भी देखते हैं कि यार अगर हम नहीं खेत में काम करेंगे तो लाखों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे जो हम लोग के ऊपर आश्रित है। जो शहरों में चमचमाती कोठियों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, और ये 8 लेन 4 लेन पे चलने वाले जो करोड़ों की गाड़ियों से लोग हैं, उनके थालियों में भगवान नहीं भोजन देता, वो इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता ही भोजन देता है। वो जो महल बनता है उसको कोई अमीर आदमी नहीं बनाता, उसको इसी गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि का वो किसान जिसके खेत बर्बाद हो गए, जो घाटे की खेती करते करते जिसके खेत बिक गए, जिसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, उसका मुआवजा नहीं दिया, जो आज मजदूर हो गया, वही जाके उन कोठियों में काम करके उन इमारतों को खड़ा करता है। लेकिन
कानून बनाने वाले उन्हीं बिल्डिंगों में बैठते हैं, उन्हीं महलों में बैठते हैं। तो जब उन्हें खेत की मिट्टी का एहसास ही नहीं है तो उन्हें तो सिर्फ यही देखना है कि जो अटैची भर के वहाँ पैसा पहुँचा रहा है उसका लाभ करना है, और जो पैसा नहीं दे रहा है उसका नुकसान करना है। मतलब सरकार की प्लानिंग है कि किसानों से चीज़ों को छीनो, इनको कमज़ोर करो और इनकी ज़मीनें जो हैं वो कंपनियों को दे दो, कॉरपोरेट्स को दे दो, ताकि ये अमेरिका मॉडल बन जाए। ये सरकार की पॉलिसीज़ हैं, किसानों के प्रति ये सरकार की सोच है। तो कहाँ से किसान की खुशहाली आएगी, कहाँ से उसको कुछ न्याय मिल पाएगा। फसल बीमा आप छोड़ दीजिए, अभी देखिए क्या क्या इस देश में होता है। इस ज़मीन के लिए पुनः एक बार जैसे अंग्रेज़ों से जंग हुई, बाहरी आक्रमणकारी तमाम आए, उनसे लड़ाई हुई, जंग हुआ, बहुत से लोगों ने शहादतें दे दी, करोड़ों लोगों की शहादतें हो गई, तब ये मिट्टी बची हुई। मिट्टी का लाल ऐसे रंग नहीं है, इसमें हमारे पूर्वजों का खून सना हुआ, इसलिए लाल है। तो उस तरीके की जंग के लिए किसानों को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मेरे खेत पे कोई नज़र डालेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। हम मारपीट नहीं करेंगे लेकिन विरोध करेंगे। जब गांधी जी अंग्रेज़ों का विरोध करके अंग्रेज़ों को भगा दिए एक छोटी सी लाठी से, तो ये देश भी गांधी का ही है। तो ये देश का किसान भी हमेशा लाठी इसलिए हाथ में लेके नहीं चलता है, वो इसीलिए लेके चलता है कि हमें जो गांधी जी करते थे वो हम भी कर सकते हैं। और देखिए कहीं भी किसानों का जो प्रदर्शन है उसमें सरकार अपने लोगों को शामिल करके उसको हिंसक बना दे तो अलग बात है, नहीं तो किसानों का आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण रहा। अभी वहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार से जा रहे थे किसान देहरादून, उनको टोल प्लाजा पर रोक के पुलिस कर्मियों ने बहुत मारा और उनको आगे नहीं जाने दिया, जबकि बिजली के स्मार्ट मीटर का वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्मार्ट मीटर में रीडिंग कुछ ज़्यादा ही आती है। आती है। किसान आदमी कहाँ से देगा भाई? आप हर 4 साल में 5 साल में नया मीटर ला रहे हो और पिछले कह रहे हो कि वो खराब हो गया, तो उसको लगाया क्यों था? लगाया क्यों था? किसान कितना पैसा देगा? आप आज जो मीटर लगाए हो उसमें अगर महीने का 100 यूनिट आ रहा है, अगला जो मीटर लगा रहे हो उसमें 120-125 यूनिट आ जा रहा है। बत्ती कई लगी है, नेटवर्क है। आप किसको करना चाहते हो, किसको लूटना चाहते हो और किसको बनाना चाहते हो? आपकी मंशा पे होना चाहिए। अगर वो किसान देहरादून जाना चाह रहे थे शक्ति भवन, वहाँ बिजली विभाग के एमडी का घेराव करना चाह रहे थे, वहाँ के मंत्री का घेराव करना चाह रहे थे, तो क्या इस देश में ये भी नहीं रह गया? ये सरकार क्या अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे निकल गई कि अब इस देश का किसान देहरादून नहीं जा सकता, इस देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश का किसान लखनऊ नहीं जा सकता? अगर वो निकलेगा तो उसके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, उनके ऊपर लाठियाँ चलेंगी, रबर की गोलियाँ चलेंगी, आंसू गैस के गोले चलेंगे। ये इस देश में हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना आपको बता रहा हूँ जो बहादुरगढ़ टोल की है। मैं तो किसानों को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि वो पराली जलाते हैं और असली पोल्यूशन तो वही करते हैं। ऐसा बैठे हैं कुछ लोग यही कहते हैं। हाँ, वही मैंने कहा ना कि जो चमचमाती कोठियों में, जो महलों में बैठ के नियम कानून बनाएंगे तो महलों वालों के ही फेवर में बनाएंगे। मैं किसान हूँ तो किसान के फेवर की बात करता हूँ, उनके हक अधिकार, उनको न्याय दिलाने का काम करता हूँ, उनके अधिकारों को उन तक पहुँचाने के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, आंदोलन करता हूँ। तो जो जिस समुदाय का रहेगा वो उसको लाभ पहुँचाता है। पराली आप बताओ, अभी आप जाके देखो भूसा 10 रुपये किलो है, ठीक। पराली जब तैयार होता है किसान के खेत में तो 90% किसान उसको काट करके अपने पशुओं को खिला देता है। पराली है ही नहीं, पराली जलती ही नहीं, पराली से कोई पॉल्यूशन है ही नहीं। सरकार उद्योगपतियों के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है उसको छुपाने के लिए सरकार जो है वो जब विश्व पटल पे जाती है तो वहां बताती है कि हमारे यहाँ उद्योग से पॉल्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ किसान पॉल्यूशन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर हर्जाना लगवाया जाता है, एनजीटी से उनके ऊपर मुकदमे कराए जाते हैं। आपको बताऊंगा एक बहुत आश्चर्य की बात, पंजाब में कोरोना काल में 3 किसान एक घर के एक्सपायर हो गए और तीनों ने, चूंकि उस समय शमशान घाट पे बहुत दिक्कतें थी, आपको पता होगा, तो अपने खेत में उन लोगों ने तीनों लाशों को जला दिया। और उसकी जो है एनजीटी ने सैटेलाइट से फोटो लेकर के किसानों पे पराली जला के पॉल्यूशन करने का मुकदमा लाद दिया, जबकि जल रही थी डेड बॉडीज, और मुकदमा उन किसानों के ऊपर है कि तुमने पराली जला दिया। तो ये तो सरकार का सिस्टम है, ये तो सरकार की एलआईयू है, ये सरकार की आईबी है, ये सरकार का तंत्र है जो हर जगह दिखाती है कि किसान जिम्मेदार है। और ये पॉल्यूशन निकल कर आ रहा है जो कंपनियों से करोड़ों वो कार्बन और ये सब उत्सर्जन हो रहा है, उससे सब हो रहा है। ये सब कंपनियों का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और किसान अपना 1 बीघा में अगर धान उगाया और उसके पराली को जला दिया, अरे वो क्यों जलाएगा यार, वो तो उसको लेके जाएगा घर पे, उसको सर्दी में हम लोग भी अपने फार्म हाउस में उसका बेड बना करके उसमें सोते हैं, जब जरूरत पड़ती है कौड़ा तापते हैं उससे, तो क्यों वो जलाएगा उसको?
वो तो उसके काम की चीज़ है, उसके उपयोग की चीज़ है। अभी आपने देखा कि मैंने सरपत से वो किया, उसको रस्सी को इसको बांधा, ये बांधना। अगर मेरे पास पराली बचा होता तो मैं उसका बना के लाता, उससे करता, कम से कम हाथ ना कटता। तो ये सरकार कागजों में और आंकड़ों में खेल करने में माहिर है, और वही सरकार कर रही है। पराली से कहीं वो नहीं है। और अगर सरकार को इतनी चिंता है, सरकार को इतनी दिक्कत है, तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, ठीक, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। थोप दिया IT सेल ने राहुल गांधी के ऊपर, ठीक है। तो उसी तरीके से सरकार मोदी जी से मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि जैसे इधर से आलू डाले उधर से सोना निकला, वैसे ही ऐसे धान का बिया छींटे और हवा में बिना पराली के एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा रिसर्च डेवलप करें मोदी जी अपने साइंटिस्टों से कि इधर से हम धान का बिया छींटे और अपने आप हवा में 3 फीट ऊपर जो धान फर जाए बिना पैरा के। कर दे सरकार, किसे दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अरे आज के डेट में जो युवा हैं, तो क्या उनके लिए मतलब खेती एक ऑप्शन बन गया है या फिर वो इसमें आना चाहते हैं क्या इसमें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग जो है कि खेती छोड़ रहे हैं, वो कॉरपोरेट की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? मैं चाहता हूँ कि लोग इसमें जुड़े हैं। देखिए, लोग इसमें जुड़ेंगे, जो यूथ है ना जी, उसको नए चीज़ में, नए इनोवेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जब तक ट्रेडिशनल खेती से यूथ हटेगा नहीं, ट्रेडिशनल खेती जैसे धान का, गेहूं का, आलू, इन सब चीज़ों की खेती से हट के अगर वो फलों पे काम करे, सब्जियों पे काम करें, जैसे हम लोग क्या केले की खेती होती है, देख रहे हैं आप केला लगा हुआ है। हाँ। तो इसमें क्या है कि हर 2 से 3 साल में एक बार बहुत तेजी से बूस्ट होता है, और कम से कम 5 साल का पैसा एक ही साल में निकल आता है। एक ही साल में निकल। तो जब ट्रेडिशनल खेती से आप हटेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, और जब फायदा होगा उससे आपका परिवार चलने लगेगा, अच्छे तरीके से चलने लगेगा, आप मजबूत होने लगेंगे, आपके आसपास की चीजें मजबूत होने लगेगी, तो निश्चित तौर पे किसी का भी इंटरेस्ट जागेगा। खेत घाटे की खेती कोई कब तक करेगा? तो इसीलिए ट्रेडिशनल खेती से हट के जो नई खेती है उसमें सरकार को जोर देना होगा, ताकि यूथ जो है इसमें बना रहे। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार की तो मंशा कुछ और है। सरकार तो चाहती है कि यूथ और जो बूढ़े हैं सब खेत छोड़ के भाग जाएं, उस खेत को उठा करके उद्योगपतियों को परोस दें। ठीक, इसलिए सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। और सरकार जब तक हवाई और कागजों में खेल करती रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी हम पूछने वाले हैं कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता क्या रही, उपलब्धि क्या रही, वो चीज़ बताइए। क्योंकि अभी जो हमारे साथ के जो लोग हैं, मतलब जो जेनजी किसान हैं, अभी जो नए नए किसान कृषि फील्ड में आ रहे हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए कि जो है कि किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि इस आंदोलन ने देश के आवाम को, खास तौर से किसान वर्ग को और किसान वर्ग से सिंपैथी रखने वाले लोगों को एकजुट किया, एक नया आंदोलन की राह दिखाई। और किसानों का जो डेथ वारंट सरकार ने निकाल रखा था 3 कृषि कानून के फॉर्म में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी और बड़े स्केल पे मंडियां खोलनी थी प्राइवेट उद्योगपतियों की, जो स्टोरेज का अधिनियम, एक नियम 1955 में बना था भंडारण का, उसको जो सरकार फ्री हैंड कर रही थी, तो ये किसानों का डेथ वारंट था। इस डेथ वारंट को जो सरकार ने वापस लिया, क्योंकि इस पूरे देश का किसान, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक, जो चाहे सिक्किम हो, चाहे आसाम हो, चाहे मणिपुर हो, इधर तक जो हर स्टेट का, हर जिले का, हर गांव का किसान जो इसमें जुड़ा, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि थी कि देश का किसान जो अपने आप को, सरकार जो पिछले 70-80 सालों में किसानों को अंग्रेजों के तर्ज पे छोटे किसान, बड़े किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, महाराष्ट्र का किसान, गुजरात का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, केरला का, जो बांट रखा था सरकारों ने, वो चीज खत्म हुई, वो बाउंड्री टूटी और किसान पूरे देश का एकजुट हो गया। आज आप देखिए कि मूवमेंट जिसे सरकार कहती थी कि मुट्ठी भर लोगों का ये आंदोलन है, आज पूरे देश के हर एक कोने में आंदोलन है कि नहीं है। हम कहीं रहे या ना रहे, चौधरी राकेश टिकैत कहीं रहे या ना रहे, भारतीय किसान यूनियन की
कहीं शाखा हो या ना हो, लेकिन आंदोलन हर जगह पे है किसानों के मुद्दों को लेकर के। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपके हिसाब से भारत का कृषि मंत्री कैसा होना चाहिए, और भारत की जो खेती है आने वाले 10-20 सालों में आप उसको कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, जो देश का कृषि मंत्री है वो बिल्कुल किसान कौम से होना चाहिए, ठीक। और उसे किसान बन के जब तक कृषि मंत्री सोचना नहीं शुरू नहीं करेगा, तब तक जो है इस देश के किसानों की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसको वो समझ नहीं पाएंगे। और जब समझ नहीं पाएंगे तो काम क्या खाक करेंगे। तो कृषि मंत्री निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से किसान होना चाहिए, किसानों के दुख दर्द की उसको जानकारी होनी चाहिए, बेसिकली किसान परिवार से होना चाहिए, जो खेती से टच रहे, उसको पता रहे कि हाँ बारिश हो गई तो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आएगी, खाद की किल्लत हो गई तो किसानों को क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और जो इस पे जब इस तरीके के व्यक्ति को आप कृषि मंत्री बनाएंगे और इस तरीके की योजनाओं पे काम करेगा, तो आने वाले जो 10 से 15 साल है, अगर इस तरीके का व्यक्ति कोई नेतृत्व में आता है और निश्चित तौर पे काम करता है, तो 10 से 20 साल बाद किसानों की स्थिति निश्चित तौर पे सुधरेगी। और आज जो हर व्यक्ति खेती से भाग करके जाके कंपनियों में 5,000-10,000 की नौकरी करने को मजबूर है, वो निश्चित तौर पे वहाँ से छोड़ करके अपने खेत में पुनः आएगा। जब उसे उसका लाभ मिलेगा तो ये खेती भी खुशहाल होगी, इस देश का किसान भी खुशहाल होगा, इस देश का आम आदमी भी खुशहाल होगा, जो उपभोक्ता है वो। क्योंकि किसानों को तो घाटा हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसानों को घाटा हो रहा है तो देश के उपभोक्ता को जो है सस्ता मिल जा रहा है। देश के उपभोक्ता को वही महंगाई की मार सहनी पड़ रही है, और किसान जो इधर सस्ते दर में अपना अनाज दे रहा है। तो मर दोनों रहे हैं, उपभोक्ता भी मर रहा है, और ये भी सरकार ना उपभोक्ता की सगी है ना किसान की सगी है। सरकार अगर सगी है तो केवल उद्योगपतियों की, जो बीच में मांडवाली कर रहे हैं, जो बीच में कमीशन खोरी कर रहे हैं, जो बीच में बिचौलियों का काम कर रहे हैं, वो मजा मार रहे हैं। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि जो बिचौलियों को फायदा मिल रहा है वो फायदा भी सीधे किसान को जाए, या उसको आधा आधा करके आधा उसका लाभ उपभोक्ता को दे दे, आधा उसका लाभ किसान को दे दे। निश्चित तौर पर देश खुशहाल हो जाएगा और आने वाले 10-20 साल में एक बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि जब किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिलेगा तो उनका मन भी लगेगा, वो काम भी करेंगे। और जब देश का किसान, देश का अन्नदाता भगवान कहा जाता है, मंच से हम लोग कहते हैं किसान देवता, तो जब वो देवता प्रसन्न होंगे तो निश्चित तौर पे इस देश में समृद्धि का रास्ता खुलेगा। एज ए क्रिएटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप भारत के कृषि मंत्री बन जाएं तो कैसा रहेगा? मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं, लेकिन बताइए। सवाल आपका बहुत ही अजीबोगरीब है। देखिए, पहली चीज तो कृषि मंत्री हम बने, कोई भी बने, हम लोग कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से तो है नहीं, हम लोग रिवोल्यूशनरी हैं, मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। कृषि मंत्री आप किसी को भी बना दो, काम हम उससे करवा लेंगे। लेकिन भाई, क्योंकि हम लोग किसान हैं, बाछा जानते हैं? बछवा जब शुरुआत में जबले नथाइल न रहेला तो बोले तनको हराई पकड़ेला ना, जब दिन नथा जाला उस दिन ओके सूजा का नथिया का दोनों को था चल जाला, ठीक है। तो जब केहू कृषि मंत्री होके, जब तक आप उसको अधिकार नहीं देंगे, आज की डेट में क्या है कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो केवल कृषि मंत्री नहीं देखते हैं, उसमें कई विभाग है, पार्ट वाइज जो है वो चलता रहता है। जब उन सब को आप मर्ज करके एक कृषि आयोग, जिसकी मांग बहुत दिनों से देश में चल रही है, या कृषि मंत्रालय कोई पूरा पावर आप दे देंगे, अभी 9 या 10 मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन कई विभाग उसको देखते हैं। तो जब किसी एक के पास पावर ही नहीं है, तो चाहे मुझे बना दो, चाहे इनको बना दो, चाहे आप बन जाओ, चाहे किसी को बना दो, कोई मतलब ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान है, रोज तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कौन सुन रहा है उनकी। देश का हर एक पद जब संवैधानिक तरीके से चलेगा, जो ऊपर बैठे लोग हैं, खासतौर से सरकार, उनके अंदर जब हिटलर शाही वाला उनका बुखार उतरेगा, तब कृषि का भला हो, ऐसे भला ना हो। केहू बन जाओ, केहू की बनना से अगर रोकेगा नहीं, तब पता ना कितना लोग आयल, कितना लोग गईल बन के कृषि मंत्री। लेकिन स्थिति तो वैसे ही बा, एक आध दो ठीको रहना सो, बढ़िया कर देना सो। लेकिन स्थिति पूरा तरीके से तब ठीक हुई जब इस पर सरकार काम करी। सरकार बढ़ियार चीज बोले, तो जब सरकार काम करी तो कुल हुई, और सरकार ना काम करी तो केहू के कृषि मंत्री बना दो, क्या करी? बेचारा है नहीं जाके कटोरा लेके बोली, होनी जाके कटोरा लेके बोली, केहू का सुनते बा। तो इस पे सरकार को काम करना होगा, जो संवैधानिक
एक गरिमा, एक पद मिला हुआ कृषि मंत्री को, उसको देना चाहिए। और ये जो बंदर बाट इन लोगों ने कर रखा है कृषि विभाग का, उस बंदर बाट को एक जगह समाहित करना चाहिए, एक पावर होना चाहिए, ठीक है, जो पूरे कृषि से जुड़े हर चीज को देखे। अभी तो इसमें कॉमर्स भी आता है और क्या क्या सब बहुत डिपार्टमेंट है जो देखते हैं कृषि को। तो जब एक जगह पे सेंटर पावर ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अभी प्रधानमंत्री हैं, इनकी ताकत को आप बांट दीजिए, हर मुख्यमंत्री को दे दीजिए, फिर देखिए कैसे आपस में कपार फड़ोवल करिए सो कि ना करिए सो। एकदम तो ये चीज है कि भाई कौनो भी व्यवस्था के सुधारे खातिर जो अधिकार की बात होती है उस पर काम करना चाहिए सरकार को। और जब आप उसी को किसी को फ्री हैंड छोड़ देंगे, आपने मेरी बात कही, मैं तो बहुत छोटा आदमी अपने आप को समझता हूँ, पता नहीं मुझसे कितने बड़े बड़े विद्वान, मतलब जिनके मैं 0.1% भी नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े विद्वान इसी मिट्टी ने पैदा किया है, ठीक है, आप उनको दीजिए ना चांस, वो करेंगे। लेकिन वही है कि आप हाथ पैर बांध देंगे और कह देंगे दौड़, तो कहाँ ने दौड़ी? हाथ गोड़ बना दी कितना क्यों दौड़ी, कितना क्यों मेहनत करी? जब आप फ्री हैंड छोड़ेंगे तो दौड़ेगा, काम करेगा। जी जी जी। और एक सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी ये रिसेंट का ही मामला है, अभी आपके पेज पे भी देख रहे हैं कि वो सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि यूरिया की किल्लत हो रही है और बड़ा ही मतलब एक गड़बड़ सा मतलब माहौल बना हुआ है, लोग पिट रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारे वहाँ हमें खुद नहीं यूरिया मिला समय से। तो अचानक से ये समस्या मतलब क्या प्रदर्शित करती है? अचानक से किसी चीज़ को आप बंद नहीं कर सकते। देखिए इसके लिए क्या है ना कि सरकार और अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं जी। अधिकारी किसानों को लाठी मार देते हैं जी, सरकार पूछती है क्यों मारा तुमने लाठी? वो कहेगा कि वो फर्जी जो 5 दिन से खड़ा था, उसको खाद दिया जा रहा था, वो ले ही नहीं जा रहा था, काला बाजारी करने वाला था, पीट रहे हैं किसान को और बताएंगे कि ब्लैक मार्केटिंग वाला लाइन में खड़ा था। और ये जो दिक्कतें आई हैं ये सरकार की और खासतौर से अधिकारियों की, जो इंस्पेक्टर राज की स्थापना हो रहा है इस देश के अंदर, उसका नतीजा है। कह रहे खाद नहीं रहेगा करेंगे क्या? चिल्लाएंगे तो पीटेंगे सालों को। ये सोच बन गई है। और सरकार की जब तक कथनी और करनी में अंतर रहेगा तब तक इस तरीके के क्राइसिस होते रहेंगे। सरकार ने स्लोगन दिया, देश के हम लोग के जो महान प्रधानमंत्री हैं, हम तो महान ही मानते हैं क्योंकि पुरुष के उससे उपाधि से ऊपर हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, भगवान के दर्जे में भाजपा के लोग उनको देखते हैं। खैर उस सबकी मानसिकता है। जब उनकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा, वो जगह जगह जाके बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है। आत्मनिर्भर भारत आप बना रहे हैं, चाइना को कहते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, गलवान घाटी में हमारे इतने लोगों को मार दिया। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री के समय में चाइना और उसका युद्ध हुआ, उसमें जो है ऐसे ऐसे हो गया। जो भी चाइना से युद्ध रहे हो तो चाइना से नफरत करते हैं, देश में कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ। और आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं और खाद के लिए, यूरिया के लिए और डीएपी के लिए उसी चाइना के ऊपर निर्भर है। खाद की दिक्कत क्यों आई? हर वर्ष जो है 23 लाख मैट्रिक टन, ये आप डेटा नोट कर लीजिए, हर वर्ष 23 लाख मैट्रिक टन खाद जो है चाइना हमको देता था। इस साल केवल 8 लाख मैट्रिक टन दिया। बाप रे। तो जब इतना डिफरेंस है, जब आपने खुद का कुछ सेटअप ही नहीं कर रखा है, आपको लेना चाइना से ही है और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो ये क्राइसिस तो होगा ही। अब वो भाग रहे हैं कहीं सऊदी अरब के पास, कहीं जॉर्डन के पास, कहीं किसी के पास कि हमें खाद दे दो, खाद दे दो, खाद दे दो। तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ हम ही से थोड़े बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले सरकार को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका ऐसे 50% टैरिफ लगाए उसी तरीके से टैरिफ लगता रहेगा और विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो चूल्हे भाड़ में चला जाएगा। और वही होगा कि वो कहावत कहा जाला कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसे जगह 72 छेद, तो वही वाला हाल होगा कि हम लोग तो हंसी रहे, पाकिस्तान जैसा देश भी हंसेगा जिसके अंदर 72 छेद है। आपके हिसाब से किसानों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको फायदे की खेती होगी, मतलब घाटे की खेती ना बने, वो कर्ज की खेती ना बने उनके लिए? देखिए, किसानों को अपने हर चीज को खेती से जोड़ना होगा जी, तब जाके उसमें फायदा होगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यूरिया को लेकर के, उर्वरक को लेकर एकदम त्राहिमाम पूरे देश में मचा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, हर जगह है। हो सकता है काला बाजारी करने वालों के पास भंडारा हो ढेर सारा, जो 2 गुना 3 गुना रेट पे बैग को बेच रहे हैं। हमें उससे निकलना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हमारे घर में है, हर चीज हमारे खेत खलिहान में है। जो हमारे पशु हैं, जैसे पुरानी पद्धति पे
ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो नहीं था यूरिया और डीएपी, नहीं था, फिर भी खेती होती थी बिल्कुल ठीक, होती थी। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की देन है जो यूरिया और डीएपी आया। उससे पहले हम क्या करते थे कि हमारे जो पशु थे उनके गोबर से हम खाद बनाते थे। तो उस और हमको जाना चाहिए। ऑर्गेनिक 10 साल का बच्चा हार्ट अटैक आ जा रहा है, 20-25 साल का आदमी उसको कैंसर हो जा रहा है, बीमारियों से आदमी गिरता चला जा रहा है। क्यों? ये यही है, इतना ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स और इतना ज्यादा उर्वरक यूज कर रहे हैं जो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान कर रहा है। तो हमें खेती में पहले ऋषि और कृषि परंपरा पे जानी पड़ेगी। जहां हम जानवर रखते थे उसके मूत्र से हम छिड़काव करते थे, उसके गोबर से वर्मी कंपोस्ट आज बहुत आसान है। आज की डेट में भाई ये उर्वरकों का ही देन है कि इस खेत में आपको एक भी केचुआ नहीं मिलेगा। इसमें तो मिल जाएगा क्योंकि मैं 5-7 सालों से इसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा, बाकी और खेतों में नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक आप उस पर वापस नहीं आएंगे, भाई आप अपना गोबर क्यों फेंक रहे हैं? उसका वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आपको लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा यूरिया के लिए, और उससे भी अच्छा प्रोडक्शन है। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। सरकार को चाइना के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि अपने यहाँ ही किसानों को प्रोत्साहित करें कि आप वर्मी कंपोस्ट लगाइए, उससे ऑर्गेनिक खाद आप पैदा करिए, उससे खेती करिए, उससे आप प्रोडक्शन लाइए। सरकार को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रेट देना होगा किसानों को, तब जाके सरकार किसानों की आमदनी में लाभ होगा। वही फिर वहाँ पे यहीं पे रेट वाली बात आ जा रही है। और अभी आपने जिक्र किया कि वर्मी कंपोस्ट बनाइए, गांव-गांव में तो आता है वर्मी बेड बनाने के लिए, लेकिन आप पूर्वांचल के आता कहाँ है? आता है, दिखता नहीं। आप जो है वीडियो की भाषा बोल रहे हैं। वीडियो क्या आता है? और वो वीडियो किसको देता है पता? अपने रिश्तेदार को देता है कि साला को देता है कि सरहज को देता है, वीडियो ही जानता होगा। जी जी जी। किसानों के पास नहीं जाता वर्मी कंपोस्ट का वो। हम लोग तो ऐसे भी बना लेंगे, बेड की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। पन्नी खरीद के 10 मीटर, उसकी बेड की जरूरत ही नहीं, ना बेड इन तक पहुंचता है और ना किसी की इतनी हैसियत और औकात है कि उसकी जांच करा सके कि जो बेड आता है किसानों के नाम पे कौन सा कहाँ जाता है। जब आ रहा है तो मिलना तो चाहिए। नहीं मिलता ना। ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार तमाम स्कीम लाई। किसी यहाँ पूछ लीजिए, हजारों बीघा के किसान हैं, हमने इधर तो एक कम से कम हजारों किसान होंगे। अब देखिए कहीं अगर सोलर वाला पंप लगा हो तो बताइए, कहीं पे समस्या, कहीं पे वर्मी कंपोस्ट का लगा हो तो बताइए, कहीं ड्रिप इरिगेशन हो तो बताइए, कहीं हो तो दिखाइए। मैं तो खुद ही ढूंढ के आंखें तरस गई देखने को। हम सोलर लगवाए, ये नहीं है तो दिखाई कहाँ से देगा? हमारे यहाँ खुद सोलर नहीं लग पाया अभी तक, तो हम क्या बताएं। हाँ, तो क्योंकि आप एक्टिव हैं इसलिए नहीं लग पाया। आप उद्योगपति होते तो आपके यहाँ सारा सोलर चला जाता। बताइए, आप अधिकारियों की अगर दलाली कर रहे होते तो आपके यहाँ सब कुछ लग गया होता। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप अधिकारियों के का जो चरित्र है उसको आप दिखाते हैं, उनका जो दोहरा नीति है, उनका जो सौतेलापन है किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति, उसको आप दिखाते हैं। इसीलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने ऑलरेडी रोटावेटर के स्कैम पे कई साल पहले वीडियो बनाई थी कि कैसे मैंने खुद ही सारा कुछ ऑनलाइन किया था। मेरे साथ 2 लोग गए थे, एक मेरे पिताजी और एक दूसरे। तो उनके रोटावेटर की सब्सिडी पास करने के लिए 15,000 रुपये उन्होंने लिए। हाँ। उन्हीं के मुंह से हमने सुना और हमने सीधा सीधा उनके मुंह पे बोला कि अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप बताओ, अगर सब्सिडी नहीं मिली मैं RTI डाल दूंगा। मेरी सब्सिडी आ गई, 1 भी रुपया नहीं लगा। तो अब यही चीज़ है कि अगर आपके पास जानकारी है तो फिर तो आपका काम होना है तो हो जाएगा, नहीं है तो किसान बेचारे तो वैसे ही मारे जा रहे हैं। किसान अगर RTI डाल भी देगा तो वो डाल के इंतजार ही करता रहेगा कि इसका कब जवाब मिलेगा। यही बात है ना। तो उसकी उतनी व्यवस्था है कि उसके ऊपर वो कहीं जा पाएगा। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो आपके कैमरे और कलम के डर से अधिकारियों ने आपको दे दिया। बाकी जो आम किसान है, आम आदमी है, वो तमाम सब्सिडी की चीज़ें आती हैं, तमाम स्कीम आती हैं, वो RTI डालता रहेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। इस चीज़ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आंदोलन, मूवमेंट्स करना। जिस दिन किसान सीख जाएगा, आम आदमी सीख जाएगा, क्योंकि यह जो देश है 140 करोड़ लोगों का, वो मूवमेंट ने दिया हमें। ठीक है, इतना बड़ा भारत नहीं था कभी। छोटे छोटे 500 550 से ऊपर रियासतें थी। ठीक, फिर देश के लोगों ने आज़ाद कराया तो अब इतना बड़ा भारत बना। तो आंदोलन से ही तो बना। और सरकार को आंदोलन से ही नफरत है। तो सरकार को जिस चीज़ से नफरत है, लोगों को वही करना चाहिए। सरकार को आंदोलन से नफरत, तो आंदोलन करो, सरकार अपने आप सुधर जाएगी।
जी जी। तो अब जो है कि भैया जाएंगे अपने गौशाला पे, और इससे पहले ही हम लोग बीच में कुछ और भी देख लेंगे। और बाकी की जो प्रश्न है, हमारे पास बहुत सारी लंबी प्रश्न है, पूरा का पूरा फ़ोन में A to Z करके लिखा है कि भाई एकदम मिस नहीं होना चाहिए। तो अब आगे के जो भी प्रश्न होंगे सीधे जो है कि गौशाला पे हम लोग इस पर बात करेंगे विस्तृत, और भी इस वीडियो को करेंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको, जो भी प्रश्न है हम लोग पूछेंगे A to Z। कोई और अगर आपको चीज़ पूछनी हो, ये वीडियो अपलोड हो जाए, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, भैया से ही पूछ के दे दूंगा। ये साथ में बहुत लोग हैं, चलिए चला जाए। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है, इतना सारा वर्कलोड मैनेज कैसे करते हैं? देखिए दिनचर्या क्या है, सुबह उठते ही राम का नाम ले लो, सब काम हो जाता है, क्योंकि किसानों की तो परंपराओं में ये चीज़ है। और दिनचर्या की रही बात, तो अब सुबह से शाम तक काम का प्रेशर तो रहता ही है, कहीं ना कहीं आना जाना। सुबह थोड़ा सा टाइम 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे तक आप उठ जाओ तो 2-3 घंटे का टाइम बफर सुबह मिलता है। तो और यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ आ पाता हूँ, रोज़ नहीं आ पाता, लेकिन हाँ जब भी समय मिले, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 6 दिन, महीने में 10 दिन 20 दिन, काम के हिसाब से। अगर बाहर हैं तो तब तो यहाँ आना ही संभव नहीं होता। लेकिन हाँ जब भी दिमाग प्रेशर में रहता है या वो रहता है, तो मैं इसको एक मेडिटेशन सेंटर मानता हूँ। और ये वाकई आप कभी फुर्सत में रहिएगा तो मेरे साथ यहाँ आइएगा, 2-4-6 दिन यहाँ साथ में रहा जाएगा। तो ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा केंद्र है। कभी भी व्यक्ति अगर तनाव में हो तो वो पशुओं के पास जाए, गायों के पास जाए, और मतलब जिनके पास अपनी खुद की भाषा है, जो मानव की भाषा से अलग है, जिनके पास अपनी भाषा, जैसे पशु हैं, इनके बीच आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग को शांति मिलेगी और चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि जब दिमाग तनाव मुक्त रहता है तो आप जो भी निर्णय आपको लेना हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, आपका जो ध्येय हो, आपका जो उद्देश्य हो, उसमें आप आगे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके, मेरे पास क्या है कि मेरे परिवार के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर परिवार के लिए समय नहीं है मेरे पास, और इसीलिए इतना ज़्यादा वर्कलोड जो है, इतना ज़्यादा जो काम है, उसको मैं मैनेज कर पाता हूँ। अगर मैं अपना परिवार देखने लगूँगा, अपने परिवार के बारे में सोचने लगूँगा, करने लगूँगा, तो ये जो इतना बड़ा एक मिशन चला रखा है देश के किसानों के लिए, लोगों के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वर्कलोड के अलावा यही है कि उसमें से जो परिवार का हिस्सा है उसको आप माइनस करके उसको भी समाज को दे दीजिए, तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। अगर आप अपनी पारिवारिक चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वर्कलोड आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा। तो भगवान की ऐसी देन है, ऊपर वाले की ऐसी देन है कि मेरे पास परिवार का कोई लोड नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो भी लोड है वो समाज का है, किसानों के लिए है लोड, और उस हिसाब से मैं करता हूँ। थोड़ी सी मतलब है थोड़ा मुश्किल, बट जब आप कोई चीज़ है ना, जैसे दिनचर्या आपकी डेली हो गई कि 10 घंटे मुझे दौड़ना है, वो क्रॉस कंट्री रेस दौड़ता है 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 किलोमीटर तक वो लोग दौड़ लेते हैं। हम आप 500 मीटर दौड़ेंगे तो हाफ जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस से हो जाता है। तो इसलिए जो दिनचर्या है, सुबह 4 बजे 4:30 बजे करीब उठना, फिर दिन भर वो 2 दिन 3 दिन पहले से ही 3 दिन बाद के कार्यक्रम सब डिसाइड रहते हैं। तो जैसा कार्यक्रम रहता है, जितना वो रहता है, फिर लोगों के लिए दिन होता है, हम लोग के लिए रात भी अपनी है। हम लोगों को कभी 2 बजता है, कभी 3 बजता है, कभी 4 बजता है, कभी 12 बजे खाली हो, कभी 11 बजे खाली हो गए। तो टाइम फिक्स नहीं है। सुबह का तो टाइम फिक्स है कि 9 बजे 10 बजे तक निकलना है, फिर कार्यालय बैठना है, कार्यालय पे देखना है लोगों की चीज़ों को, क्योंकि बहुत से मतलब लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। अभी मैं आपको ले चलूँगा कार्यालय भी, और वहाँ पे फिर चीज़ों का निस्तारण होता है। समस्याएं बहुत सी आती हैं, बहुत सी सॉर्ट आउट होती हैं, बहुत सी नहीं हो पाती हैं। उसके बाद फिर हम लोग फील्ड में निकलते हैं 2 बजे के बाद, 1 बजे 2 बजे के बाद तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, उनको करते हैं। बाहर के कार्यक्रम लग गए हैं तो 2-4 दिन 5 दिन का फुर्सत ही हो गया। तो इस तरीके से सब मैनेज हो जाता है। तमाम सहयोगी हैं, साथी हैं जो लगे रहते हैं, मुझसे भी ज़्यादा वो समय देते हैं, मुझसे भी ज़्यादा वो उनका है योगदान है इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, इस एजिटेशंस को बढ़ाने में। जी। तो वैसे बहुत से साथी हैं जिनका सहयोग रहता है। केवल 24 घंटे आप मत देखिए, इस 24 घंटे के पीछे सैकड़ों लोग और हैं जो हम लोग के सहयोग में खड़े रहते हैं। ऐसे यूथ हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के इस
मूवमेंट में, इस विचारधारा के पीछे लगे हुए हैं, तो आप उनके भी 24-24 घंटे आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर सैकड़ों घंटे हो जाएंगे, हजारों घंटे हो जाएंगे। और फिर अब आप हजारों घंटे के हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये वर्कलोड कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग जब एग्रीकल्चर में पढ़ रहे थे तो एनएसएस का कार्यक्रम चलता था, तो उसमें ये था कि इतने घंटे की सेवा आपको देनी है। हाँ। ठीक है, तो ये वहीं से एक फंडा समझिए कि अगर कई सैकड़ों लोग जुड़े हैं और सबका अगर 10-10 घंटा ही मान लीजिए, तो उनका जो है कि हजारों घंटे हो जाते हैं और वो समाज सेवा में काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ सबसे अहम पूछना चाहेंगे कि जैसे आप पूर्वांचल में पूरी तरीके से फोकस्ड हैं कृषि समुदाय के लिए, तो कौन से समस्या अधिकतर आपके पास आते हैं? देखिए, किसानों की समस्या एक तो है जो पूरे किसानों के बेस्ड जो मतलब एक मास लेवल की समस्याएं हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि अधिग्रहण, वो आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जितना हम खाद, पानी, बिजली के लिए, सब्सिडी के लिए, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, वो सब बेकार है अगर किसान अपनी जमीन नहीं बचा पाए। और अभी पूर्वांचल और पूर्वांचल से लगते हुए जो जिले हैं बिहार के, जैसे कैमूर या इन सब जगहों की जो है, उसमें जमीनों की ऐसी लूट मचा रखी है सरकार ने। अभी हम लोग बिहार के बक्सर में एक बनारपुर थर्मल पावर प्लांट है, पिछले साल वहाँ किसानों को वहाँ के प्रशासन ने इस बुरी तरीके से पीटा कि 80-80, 85-85 साल की बुजुर्ग महिलाओं को घरों में घेर के मारा गया। वो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि सरकार ने जो एक्वायर किया, तो एक्वायर में जो रेट तय था, वो शायद तय था 32 लाख या 34 लाख या 36 लाख, ऐसे ही एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। लेकिन प्रशासन जो बांट रहा था वो बांट रहा था 28 लाख रुपए का मुआवजा। तो उन लोग की डिमांड ये थी कि पहली तो हम इतने पे देंगे नहीं, ठीक, आप बिना हमारी अनुमति के, हमारे बाप दादा की पगड़ी है जिसको माँ कहते हैं, ठीक है, माँ से बड़ा इस धरती पे कुछ भी नहीं, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे गौ माँ हो, चाहे अपनी खुद की माँ हो, ठीक है, और गंगा माँ हो गई। तो आप कह रहे हैं कि हम उसको ले रहे हैं विकास के नाम पे, लेकिन आप उसका रेट तो निर्धारित करो। बिना किसानों के सहमति के कानून कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं। ये जो दादागिरी वाला सिस्टम हो गया ना, पूरा अंग्रेजों के माइंडसेट से चल रहे हैं अधिकारी। तो वो विरोध कर रहे थे, और उसके साथ ये भी था कि चलो अगर 36 लाख ही सही, तो 28 लाख और 36 लाख में 8 लाख का डिफरेंस है बीघे के हिसाब से। हजारों बीघे का वो प्रोजेक्ट है जिसमें एक्वायर किया गया बनारपुर के आसपास की जमीनों को। तो वो जमीनें कहाँ गई? वो 8 लाख रुपए बीघे के हिसाब से कौन खा रहा है? सरकार कह रही है, केंद्र सरकार के इतने में हमने एक्वायर किया है, प्रशासन बांट रहा 28 लाख का मुआवजा, तो 8 लाख रुपए बीघे कौन खा रहा है? तो इस पे बहुत वो हुआ। खैर उस पे कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, सारे अधिकारियों के ऊपर उसमें मुकदमे भी हुए, लूट भी हुई। मतलब एक हम लोग घर में गए थे, उसके यहाँ उस घटना के 10 दिन बाद शादी थी, उसने 9 या 10 लाख के तो गहने बनवा रखे थे अपने बेटी के, उसको तक को पुलिस लूट ले गई वहाँ। वो सारे वीडियोस मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी समय मिलेगा तो जी। तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो जमीनों को लूट रहे हैं। भारत मारा प्रोजेक्ट सरकार ला रही है, उसमें जमीनें छीनी जा रही हैं किसानों की। आपके यहाँ इलाहाबाद में आप देखेंगे कि रिंग रोड निकल रही है, आउटर रिंग रोड। उस रिंग रोड में जो जमीनें, मतलब सरकार जो कह दे वही सब कुछ है, वही डेडलाइन है। इतनी बड़ी दादागिरी है। आप किसी की ज़मीन ले रहे हैं, उसकी ऐसी व्यवस्था आप कर दो कि वो ज़मीन पता नहीं कितने सदियों से उसके पास थी, उसके बाप दादा परदादा उसी में पलते बढ़ते चले आए, उसी में उगाए, उसी को खाए, उसी से कई पीढ़ी उन लोगों ने चलाया। अब आप उसकी जो परमानेंट पूंजी है उसको छीन रहे हो। इसको माँ का संज्ञा इसीलिए दिया गया क्योंकि जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ है और हमारे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी रहेगी। तो आप उसको छीन रहे हो, तो ऐसी व्यवस्था करो कि वो नहीं, उसकी आने वाली 4 पीढ़ी भी कहे कि हाँ हमारी ये ज़मीन थी, सरकार ने इस चीज़ में ले लिया, लेकिन उससे मुझे ये लाभ जनरेशन बाई जनरेशन होता है। इस तरीके की व्यवस्था ये करते नहीं है। करेंगे क्या? कोई प्रोटेस्ट करेगा, उसको उठा के पीट देंगे, उसके ऊपर रासुका लगा देंगे, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा देंगे, उसको अपराधी बना देंगे, उसको बता देंगे कि पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब मतलब अब देश तो आज़ाद हो गया,
लेकिन इस समय जो लोग बैठे हैं वो अपनी मानसिकता नहीं चेंज कर पा रहे हैं। उनको ये था कि अंग्रेजों ने इस तरीके से 400 साल राज किया तो हम भी इस तरीके से करेंगे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अंग्रेजों का हाल क्या हुआ, किस तरीके से उनको भागना पड़ा। तो मुझे लगता है कि भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ा मुद्दा है कहीं के भी किसानों का। और पूर्वांचल में इस समय ज़्यादा दिक्कत है, बिहार और पूर्वांचल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं। सरकार की नज़र किसानों की ज़मीनों पे है कि उन ज़मीनों को छीन करके कॉरपोरेट्स को देना है, जिसके लिए किसान आंदोलन के रास्ते पे है और ये आंदोलन ही उसकी ज़मीनों को बचा सकता है। उसके अलावा आप बिजली की समस्या देख लीजिए, एमएसपी एक बड़ी समस्या है कि हम क्या उगा रहे हैं उसका क्या रेट होगा। या तो ये पावर दे दो किसान को, ये अधिकार दे दो किसान को कि वो तय करे कि जो हम प्रोडक्ट अपने खेत में जो अनाज पैदा कर रहे हैं उसका रेट हम निर्धारित करेंगे, बिचौलिया नहीं निर्धारित करेगा। और या तो उसको एमएसपी गारंटी कानून दे दो। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली की समस्या है। अब इन सब चीज़ें तो हो गई सामूहिक समस्याएं, ठीक है। इसके अलावा समस्याएं क्या है किसानों की, कोई बड़ा है, भूमाफिया है, दबंग है, सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो पता चले किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा थाने की, पुलिस की तमाम इस तरीके से दिक्कतें आती हैं जो मतलब ये प्रतिदिन का काम है, जो इंडिविजुअल्स काम है। बाकी जो सामूहिक है उसमें सबसे बड़ी तो लैंड एक्विजिशन और एमएसपी दो ही दिखता है। यूरिया का आप देख ही रहे हैं कि इस समय क्या मारामारी चल रही है, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है। मतलब सरकार क्या है फिर, अगर हर चीज़ आप बेच दोगे, हर चीज़ आप प्राइवेट पूंजीपतियों को ही चलाने के लिए दे दोगे तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आप दे दो किसी उद्योगपति को कि लो भाई आप ही चला लो, हम नहीं चला पा रहे हैं। सरकार किस लिए बनाया गया कि सरकार जो है एक सुप्रीम पावर है, ठीक, जिसके नीचे तमाम हैं, उद्योगपति भी हैं, उसके नीचे नेता भी हैं, उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अब सरकार ही जो है वो कह रही है कि हम अपाहिज हो गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिजली हमसे नहीं चल रहा है ले जाओ, रेलवे हमसे नहीं चल रहा है ले जाओ, डॉकयार्ड्स हमसे नहीं चल रहे हैं ले जाओ, एयरपोर्ट हमसे नहीं चल रहा है ले जाओ। तो यार सब कुछ बेच ही दोगे, बेचम बेच मचाए हो तो बेच के तुम्हें कहाँ जाना है? यही पे तो रहोगे तो इसी देश पे, फिर भी 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर उसके लिए मारा मारी करोगे, 20 बार झूठ बोलोगे मंच पे चढ़ गए। तो जब सत्ता मिली है, जनता ने दे रखा है, तो आप क्यों हर चीजों को बेच रहे हैं? सरकार से बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता। अगर सरकार जिस चीज को नहीं चला सकता उसको कोई नहीं चला सकता। तो सरकार कह रही है हम बिजली नहीं चला सकते, बिजली प्राइवेट कर दो। सरकार कह रही है हम एयरपोर्ट नहीं चला सकते, अडानी को दे दो। सरकार कह रही है हम बंदरगाह नहीं चला सकते, अडानी को दे दो। सरकार कह रही है कि हम जो है रेलवे नहीं चला पाएंगे, ये उनको दे दो। सरकार कह रही है हम BSNL नहीं चला पाएंगे। एक उद्योगपति इस देश का मतलब सरकार के 2% भी नहीं होगा वो, ठीक, मुकेश अंबानी, और उसने BSNL से कई गुना बड़ा खड़ा कर दिया अपना एम्पायर जियो का। आज अगर हम लोग चाहें, मोबाइल फ़ोन नहीं है मेरे जेब में, अगर चाहें तो आज वो कहेगा कि हम 10,000 रुपये में मैं महीना आपका वो रिचार्ज करेंगे, तो हमारी मजबूरी है, कहाँ जाओगे आप? सारी कंपनियों को उसने बंद कर दिया, एकाधिकार कर लिया, तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे रोने गिड़गिड़ाने? आपको मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो अगर सरकार के जो 1% भी ताकत नहीं रखने वाला उद्योगपति अगर एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन का वो चला सकता है टेलीकॉम सेक्टर को, तो सरकार के पास इतना बड़ा सेटअप था। BSNL का एक नाम था, आपको पता है कि 6 महीने की वेटिंग पे सिम बुक होता था और 6 महीने बाद जो लंबी लाइन 500 मीटर और 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगा करके वो सिम मिलता था, वो था BSNL, ठीक। उसको मारा बर्बाद कर डाला। तो सब फिर सरकार छोड़ दे, गद्दी छोड़ दे, अपनी कुर्सी छोड़ दे, कह दे कि भैया हम निकम्मे थे, हम नहीं चला पा रहे थे, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है। सरकार का फॉर्मेशन किस लिए हुआ? 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए, उसमें सब कुछ पूरा उसको संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक ये देश बना, तो किस लिए बना? कि सरकार ही सब कुछ है, और सरकार कह रही हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा? सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं। अभी यहाँ जो है 12 में एक पावर प्लांट बना BSP गवर्नमेंट के समय में, वहाँ ज़मीनों को एक्वायर कर लिया गया, ज़मीनों को एक्वायर किया गया 2 लाख रुपए बीघे के रेट से, और उसको एक्वायर करके दे दिया गया JP को कि आप इसमें थर्मल पावर प्लांट लगाओ 30 सालों के लिए। जयप्रकाश बिहार के एक छोटे से ठेकेदार थे, एक समय में जब BSP गवर्नमेंट थी, बहुत बड़े उद्योगपति बन गए थे, अब फिर रोड पे आ गए हैं, क्योंकि जनता का खाओगे तो वही होगा, एक दिन रोड पे आना पड़ेगा।
अगर जबरदस्ती किसी का लूटोगे। तो सरकार ने ये कहा कि हम अपने फायदे के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए ले रहे हैं, पब्लिक के लिए इसमें कुछ अच्छा करेंगे, और आप दे रहे हो उसको लीज पे उद्योगपति को। आप उद्योगपति को डायरेक्ट कहो ना कि आप जाओ किसानों से जमीनें खरीदो, तो उसको पता चलेगा कि क्या इसका भाव है, किसान कैसे देता है। किसान मर मिट जाता है लेकिन अपनी जमीन नहीं चाहता कि कोई ले ले, लेकिन आप क्या है कि प्रेशर दे करके जमीनों को ले लेते हो। तो सरकार के अंदर सुधार होना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं उसका हर चीज की कुंजी, जैसे ना ताले की कुंजी होती है, और पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो उसकी भी एक कुंजी आती थी, उसमें सारे आंसर होते थे। तो सारे आंसर और सारी चाबियां सरकार के पास है, लेकिन सरकार क्या दिक्कत है कि सरकार दो आंखों से लोगों को देखती है। एक तो वो जो उनको फंड देते हैं, और एक वो जो उनके खिलाफ लड़ते हैं, जो सच को सच कहने की ताकत रखते हैं, जो झूठ को झूठ कह सकते हैं सीना ठोक के। तो दोनों को दो नजरों से सरकार देखती है। जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं वो लोग सही हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं, लेकिन सरकार उनको अपना दुश्मन मानती है। और जो इस देश की जड़ों को, इस देश की नींव को खोखला कर रहे, दीमक की तरह चाट रहे हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको सरकार समर्थन कर रही है। सरकार को दिख नहीं रहा है कि दीमक की तरह नीचे से चाट रहे हैं, किस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, और जिस दिन गिर जाएगा उस दिन सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार को सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहिए, और सरकार को इसीलिए जनता ने चुना एक विश्वास के साथ कि सरकार जो है बड़ी चीज़ है, मजबूत चीज़ है, और मजबूत सरकार अगर रहेगी तो निश्चित तौर पे जनता के एक एक काम का निष्कर्ष निकलेगा। और सरकार का ये कर्तव्य बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ से पल्ला झाड़ के सबको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट अगर करना है तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि हमारा किसी पार्टी विशेष के खिलाफ अभियान चला हुआ है, चाहे आंदोलन चला हुआ। आप देखेंगे कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी किसानों के मुद्दों पे मूवमेंट्स है, जहाँ कांग्रेस की है वहाँ पे भी है, जहाँ पे और दलों की है, बिहार में जेडीयू की है वहाँ पे भी है, बंगाल में भी हम लोग का मूवमेंट है। जहाँ आप खिलाफ में काम करोगे, हम क्या कह रहे हैं, हम सरकारों के विरोधी नहीं है, हम नीतियों के विरोधी हैं। और किसानों के हितों के लिए जो भी नीतियां अगर उनके खिलाफ में बनेगी तो उसका विरोध करेंगे, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जान रहे ना रहे। लेकिन इस शरीर के अंदर जब तक खून का एक एक कतरा है, खून का एक एक कतरा जब तक है, तब तक सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा। और जब तक इनका विरोध नहीं होगा तब तक ये उसको सही नहीं करेंगे, और जब तक ये उसको सही नहीं करेंगे तब तक किसान के घर में समृद्धि और खुशहाली नहीं आएगी। तो आप किसान और जो किसान मूवमेंट को लीड कर रहे हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसानों के लिए ये है कि किसानों को अपनी फसलों के भाव के लिए, इस ज़मीन को बचाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट पे वो पूरी तरीके से जुड़े रहें। और जो उनके साथी हैं, जो उनके लिए 24 घंटे दिन रात पुलिस की बंदूक की नोक पे हैं, उनके लिए वो तैयार रहें। और वो साथी जो बिल्कुल सरकार के रडार पे हैं, आपको मैं बता दूं कि इस समय हो क्या रहा है कि जो भी इन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, जो सरकार की गलतियों को या अधिकारियों की गलतियों को उठा रहे हैं, वो सरकार की टारगेट पे हैं। और सरकार उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद करके, उनको बदनाम करके उनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ करनी चाहती है। जैसे आपको याद होगा कि अंग्रेजों के समय में जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्हें आज हम क्रांतिकारी कहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी शहीदी मनाते हैं, वो अंग्रेजों की नज़र में सब के सब आतंकवादी थे। कोई क्रांतिकारी किसी को किसी अंग्रेज ने कहा नहीं कहा। तो उसी तरीके की मानसिकता आज के भी बैठे लोगों का है जी। अभी लखनऊ के एक हम लोग के साथी हैं, वो सीनियर साथी हैं, के सिंह, उनके ऊपर इसी तरीके का षड्यंत्र चल रहा है कि फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लाद के, क्योंकि वहाँ मूवमेंट को उन्होंने जिंदा कर रखा है। अभी प्रयागराज में इसी तरीके की घटना हुई, फिर और भी शहरों में हो रही है। तो जो इनकी मानसिकता है वो ठीक नहीं है। वो ये समझ में आ रहा है कि वो आने वाले दिनों में एक षड्यंत्र के तहत जो भी आंदोलनकारी है उन्हें बदनाम करने की स्थिति से किसी के ऊपर कोई मुकदमा लादा जाएगा, किसी के ऊपर अपहरण का, किसी के ऊपर रंगदारी का। क्योंकि अब मूवमेंट का लादोगे मुकदमा तो पब्लिक की नज़र में और अच्छा संदेश जाएगा। तो ये क्या करते हैं सरकार की, मैं जितनी मानसिकता समझ पाया हूँ, ये खासतौर से अधिकारियों की, मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता किसी भी नीति को, क्योंकि जो नीति निर्धारण करते हैं वो अधिकारी करते हैं। सरकार तो बस साइन करती है। सरकार उतनी ही पढ़ी लिखी है कि बस वो साइन भर बना ले बस,
बाकी उसके अंदर क्या ड्राफ्ट है क्या है सब अधिकारी जानते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग तो अधिकारी है ना। सरकार को बदनाम करते हैं अधिकारी, क्योंकि काम पूरा अधिकारी करते हैं। सरकार को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता सरकार को। और जो सत्ता में बैठे मिनिस्टर हैं, चाहे बड़े पदों पे जो बैठे लोग हैं, उसमें किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना अनुभव है, आप देख लीजिए। ठीक, तो अब ये एक चल रहा है कि आप इनको अपराधी बनाओ, आप इनको गैंगस्टर बनाओ, आप इनको लुटेरा बनाओ, आप इनको हत्यारा बनाओ, आप इनको माफिया बनाओ, और उसके बाद जो है इनको मूवमेंट से हटाओ, दबाव दो। इस तरीके की बहुत सी घटना हुई। अभी मेरे ऊपर भी 2-3 बार इस तरीके का प्रयास हो चुका यहाँ पे हाँ, प्रयागराज में। तो इस तरीके के बहुत से साथी हैं। तो उन सभी किसानों को अगर मजबूत होना है, जैसे 2021 के आंदोलन में लोगों ने एकता दिखाई और तब से ये क्रम चला आ रहा है, तो लोगों को उसी तरीके से तैयार रहना होगा। किसी एक साथी को सबकी समस्या समझ के, अगर मेरे ऊपर दिक्कत हो रही है तो मैं सोचूं कि आप सोचिए कि हाँ, ये अनुज सिंह के ऊपर नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ठीक, तो आपको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। सब जब एक दूसरे के साथ खड़े होने लगेंगे, अगर ये टुकड़े टुकड़े बटेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पे सरकार को एक स्पष्ट मैसेज जाएगा। और ये जो बदतमीजी करने का प्रयास सरकार का चल रहा है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल जेल आप काट लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब चीजें बदलेंगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन माफिया था, कौन भूमाफिया था, कौन अपराधी था, कौन एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था। ये सब चीजें लादने की प्लानिंग है सरकार की, और एक बड़ी प्लानिंग है। तो उसके लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का है कि एन तेन किसी भी तरीके से ये मूवमेंट खत्म किया जाए। लेकिन सरकार को बता देना चाहते हैं कि मूवमेंट नहीं खत्म होगा, चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितना जोर सरकार लगा ले, ये मूवमेंट खत्म नहीं हो। क्योंकि इस माटी की ऐसी महिमा है कि इसमें वीर ही पैदा होते हैं, इसमें डरपोक और कायर नहीं पैदा होते। और याद रखिएगा कि इतिहास हमेशा लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवा चाटने वालों की सिर्फ चाटुकारिता ही रहती है, कोई उनका इतिहास नहीं होता है। भगत सिंह 21 साल की उम्र में फांसी खा गए, लेकिन आज जो है इतने सालों बाद भी उनका नाम अमर है, और पता नहीं कब तक अमर रहेगा। जब तक इस धरती का एक भी कण है, तब तक इस धरती पे उन लोग का नाम रहेगा। तो सबको उनसे प्रेरणा लेकर के, अपने क्रांतिकारियों से, अपने आंदोलनकारियों से, और इस मूवमेंट को, इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। देश में लोकतंत्र बचा रहे, देश में संविधान बचा रहे, देश की जो आम जनता है, उसमें चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो जो इस देश के अंदर रहता है, उसको समानता का अधिकार है और सबको बराबर वो मिले। उसके लिए ये देश, खासतौर से इस देश का संविधान बचा रहना चाहिए, इस देश का किसान बचा रहना चाहिए, इस देश का जवान बचा रहना चाहिए। उसके बाद ही इस देश की समृद्धि का रास्ता खुलेगा, उसके बाद ही ये देश आगे बढ़ेगा। जिस विकास को करते करते आज इतने साल निकल गए, आज तक विकास नहीं दिखा। एक हमारे मित्र हैं, वो 42 साल के हो गए विकास करते करते, सीनियर हैं हमसे, बड़े हैं हमसे। तो वो विकास करते करते विकास भाई तो हो गए 42 साल के, लेकिन आज तक भारत में विकास दिखा नहीं। और आज की टेंडेंसी क्या हो गया कि कोई भी दिक्कत हो पिछली सरकारों पे थोप दो। आप क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने वही किया तो उनको बदल दिया जनता ने, तो आप भी को भी इसलिए जनता ने नहीं चुना कि आप भी वही करोगे जो वो लोग करके गए, बदल दिए जाएंगे। हाँ, अगर कोई गोबर खा लिया, जरूरी नहीं कि आप भी गोबर खा लो। अगर बुद्धि है तो सोचो ना कि गोबर है खाने के लिए नहीं है, वो कंडा पाथने के लिए, घर पोतने के लिए है। अब गोबर खाइबा तो गोबर ही नहीं है, बुद्धि उससे ज्यादा बढ़िया बुद्धि थोड़े होगी।